नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल एजुस वर्ल्ड में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम आ गया है और उसकी तैयारी के लिए हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो इसमें हमारा चौपाल जो है, चौपाल की पूरी एजुस वर्ल्ड की टीम जो है, वो सारे सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं उसको ऐप पर और यूट्यूब पे डाल दिया है, जिसमें मैं आपको हिंदी की क्लासेस दे रही हूँ। तो मेरा जो है टीआरई 4 की तैयारी के लिए हम टीआरई 1 से शुरू कर रहे हैं। वहाँ के पीआईक्यू जो है हम लेकर के और पहले वहाँ से कक्षा 1 से लेके 5 तक के वीडियो हम इसमें दिखाए हैं, जिसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो हम पहले टीआरई 1 के जो हैं क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं। तो अभी आज भी हमारा वो टीआरई 1 के ही क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम आगे का टीआरई 2 टीआरई 3 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं अपने टीआरई ये अब आज के क्वेश्चन को। हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव, उद्भव मतलब उसका जो जो मतलब अवतरित होना, ऐसी। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? ए अर्धमागधी अपभ्रंश, बी सौर श्रेणी अपभ्रंश, सी पाचड़ अपभ्रंश, डाचड़ अपभ्रंश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थानी भाषा के उद्भव का अपभ्रंश जो है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से है। हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सौर श्रेणी। अगला है हमारा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए एपी शर्मा, बी बीजी वर्गीस, सी बीजी खेर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। तो क्वेश्चन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बांगरू, सी कन्नौजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा कोई नहीं। सही आंसर हमारा है कोई नहीं। इसमें सारे क्षेत्र में पश्चिमी बोली का बोला जाता है। सही आंसर हमारा होगा कोई नहीं। ई निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? ए सहारनपुर, बी मुरादाबाद, सी बरेली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहारनपुर में भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है, मुरादाबाद में भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है, पर बरेली में जो है खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता, उसमें ब्रज भाषा के समावेश है। तो सही आंसर हमारा होगा बरेली। अगला है हमारा, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे है बोली, यहाँ पे क्षेत्र, बोली क्षेत्र। अवधि, झांसी, बुंदेली, बिलासपुर, ब्रजभाषा इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ी, मथुरा। तो यहाँ पे सुमेलित करना है कि यहाँ पे सुमेलित कैसे हम करेंगे, ये देखते हैं। ये ए का पहला है, बी का चौथा नहीं, सी का तीसरा, डी का तीसरा भी नहीं, बी का छत्तीसगढ़ का दूसरा,
ये भी नहीं है। शी में देखते हैं, सी का, शी का है, सी का पहला का, सी में पहला का ए, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। इसमें जो है कोई भी कूट हमारा सुमेलित नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हमारा सही इसमें क्या होगा। अवधि जो है वो इलाहाबाद में बोली जाती है। अवधी भाषा जो है हमारे इलाहाबाद में बोली जाती है। बुंदेली जो है हमारे झांसी में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है मथुरा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में बोली जाती है। तो यहाँ पे ए का तीसरा, ए का तीसरा कहीं नहीं दिया, तो ये भी हमारा गलत है। बी में देखते हैं, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ये भी हमारा गलत है। ये भी गलत हो गया। अब हमारा ये देखिए तो ए का चौथा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो हमारे लगभग सारे कूट इसमें गलत है, सुमेलित जो है वो नहीं हो रहा है। तो सही आंसर हमारा होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा जो अगर हमारा बोली और क्षेत्र से सुमेलित होता, अवधि इलाहाबाद में बोला जाता है, बुंदेलखंडी जो है वो झांसी में बोला जाता है, ब्रज भाषा ब्रज भाषा मथुरा में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर बोला जाता है। तो अगर ये बोलियां हमारी सुमेलित होती तो हमारा सही आंसर होता, लेकिन कोई भी इसमें हमारा आंसर सही नहीं लग रहा है। तो सही आंसर हमारा होगा ई। अगला है हमारा हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निवेश भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद से है। ए अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 349 या डी विपरीत में से एक से अधिक या ई विपरीत में से कोई नहीं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निषेध भारत के अनुच्छेद 351 से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 से किया गया था। तो सही आंसर हमारा होगा ये 351। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी शिवशी सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ए जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है। यह विचार किस विद्वान का है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, चित्तवृत्तियों यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर हमारा बी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। मिश्र बंधु के अनुसार, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी के नवरत्नों को लिखा है, जिन नवरत्नों का नाम लिया है, उसमें इनमें से कौन से कवि नहीं हैं। ए गोस्वामी तुलसीदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी
डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोस्वामी दास और तुलसीदास जी, इन दोनों लोगों का नाम नवरत्न, हिंदी नवरत्न में है, पर मलिक मोहम्मद जायसी का नाम इसमें नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? ए श्रृंगार काल, बी रीतिकाल, सी कलाकाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल के रूप में अभिहित किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर सही है। अगला है, भारतीय पत्रकारिता के पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता के पितामह किसे माना जाता है? ए जेम्स हिक्की, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी मदन मोहन मालवीय जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय पत्रकारिता के पितामह जो है वो है जेम्स हिक्की। हमारा आंसर ए जो सही है, जेम्स हिक्की। अगला है हमारा क्वेश्चन, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? छायावाद में यह विचार किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। यह छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी हेमचंद्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो अपभ्रंश के जो जैन कवि हैं वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत जी को जैन अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा ए पुष्पदंत। अगला है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ दार्शनिक हैं, दार्शनिकों के मत हैं और यहाँ पे प्रवर्तक आचार्यों के नाम हैं। तो हमारा पहला है, इसमें पहला है दार्शनिक है विशिष्टाद्वैतवाद, ये दार्शनिक मत है और यहाँ प्रवर्तकों के नाम है। तो विशिष्टाद्वैतवाद का है शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो हमारा सही जो है इसमें विशिष्टाद्वैतवाद का है रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का है वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद है शंकराचार्य और द्वैतवाद है निम्बकाचार्य। अभी हमारा जो कूट है इसमें देखते हैं क्या है। अभी यहाँ मत जो है ऐसे है, कूट में देखते हैं है क्या। तो ए का चौथा दे रहा है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। ये भी नहीं सही है। ए का देखते हैं, बी का, ए का तीसरा नहीं है, बी का दूसरा नहीं है, सी का चौथा नहीं है, बी का पहला नहीं है।
और ये देखते हैं सी, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ये हमारे कूट जो है सुमेलित नहीं हो रहे हैं। ये दार्शनिक मतों से और प्रवर्तकों से ये जो हमारे कूट हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके जो है हमारा जो हमारे अनुसार जो है ये कूट जो है दार्शनिक के मत और कूट यहाँ पे जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद है शंकराचार्य और द्वैतवाद है निम्बकाचार्य। लेकिन हमारे कूट में ये आंसर सही नहीं दिखा रहा है। सही आंसर होगा हमारा ई। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिवाद केवल साम्यवाद को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विवाद से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? यह विचार किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, ए डॉक्टर नामवर सिंह है, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी गणपत चंद्र गुप्त, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रगतिवाद के साम्यवाद मार्ग को को ही अपनाने के लिए बस है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विवाद से आबद्ध नहीं होता। यह विचार जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है। प्रपद्यवाद के अंतर्गत किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? प्रपद्यवाद के अनुसार प्रपंचवाद के अनुसार इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? ये नलिन बिलोचन शर्मा, बी नंद किशोराचार्य, सी केसरी कुमार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रपंचवाद के अंतर्गत जो है नलिन शर्मा भी हैं और केसरी कुमार भी हैं, पर नंद किशोर आचार्य जी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा बी नंद किशोर आचार्य, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अगला है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? ए मलयज, बी नेमीचंद्र, सी अशोक वाजपेयी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ए मलयज। मलयज जी ने शमशेर जी के बारे में बोला था कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। तो ये कथन जो है मलयज जी का है। तो सही आंसर हमारा होगा ए। अगला है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी सुमित्रानंदन पंत। बी सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी। अगला है हमारा, भूल कहत नवरस कवि सुकवि सकल मूल सिंगार। यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? ए चिंतामणि त्रिपाठी, बी कुलपति मिश्र, सी प्रताप शाही, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी कुलपति मिश्र। सही आंसर है हमारा कुलपति मिश्र। इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन हैं? ए चिंतामणि, बी सोमनाथ, सी केशवदास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन हैं? तो
चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ जी और केशव, ये सब लोग जो हैं अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा डी। सही आंसर हमारा होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हम सिर्फ एक का नाम इसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कवि अलंकारवादी रहे हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। ये हमारा स्थापना है। तर्क है ब, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा कूट देख लीजिए क्या है। कूट है ए और ब दोनों सही है, बी अ और ब दोनों गलत है, सी गलत गलत और ब सही है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है अ और ब दोनों सही है, क्योंकि स्थापना भी अपनी जगह सही है और संस्कृत भी अपनी जगह सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ए जैनेन्द्र जी, बी यशपाल, सी इलाचंद्र जोशी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन वैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो यहाँ पे जैनेन्द्र जी भी सही हैं, इलाचंद्र जोशी भी सही हैं, लेकिन नहीं पूछा गया है तो यशपाल जी का नाम इसमें नहीं। सही आंसर है हमारा यशपाल जी। मनोवैज्ञानिक उपन्यास यशपाल जी नहीं है। सही आंसर होगा हमारा बी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ए गबन, बी गोदाम, सी रंगभूमि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रेमचंद जी की जो है, जो प्रेमचंद जी को उपन्यास है, इसमें विधवा समस्या है कि नहीं है? इसमें गवन है, गोदाम है, रंगभूमि है। तो हमारे जानने अनुसार जो है इसमें तीनों में भी विधवा समस्या नहीं लिया गया है। तो सही आंसर हमारा होगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ई। अगला है हमारा, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चंद्रगुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या बताई गई है? तो सही आंसर हमारा होगा बी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद के नाटक है, और इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया। तो सही आंसर हमारा होगा ध्रुव स्वामिनी। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ होगा सी रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल के गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? कालिदास की जो कृति है शकुंतला, उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी लल्लूलाल, सी सदल मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राजा लक्ष्मण सिंह जो है कालिदास के शकुंतला का खड़ी बोली में अनुवाद किए थे। तो सही आंसर हमारा होगा ए।
अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? मोहन राकेश जी जो है, उनके नाटक में उनके किस नाटक में टूटते परिवार के मूल्यों का चित्रण किया गया है? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी पैरों तले जमीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहन राकेश के नाटक जो है पैरों तले जमीन, इसमें टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। कि नाटक जो है पैरों तले जमीन में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। तो सही आंसर हमारा होगा सी। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है? कौमुदी महोत्सव एकांकी इस सम्राट के काल को चित्रित करता? ए अशोक, सम्राट अशोक, बी सम्राट समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौमुदी महोत्सव एकांकी नाटक जो है वो सम्राट समुद्रगुप्त के काल को चित्रित करता है। सही आंसर होगा हमारा बी समुद्रगुप्त। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? ए इलाचंद्र जोशी, बी यशपाल, सी रंगेय, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ए इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जो है प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी का संकलन किसका है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी शिवानी। तो हमारा सही आंसर होगा ए मन्नू भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल या प्रसिद्ध कहानी संकलन जो है मन्नू भंडारी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो एडिसन अंग्रेजी के एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। सही आंसर हमारा है बी रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, निवैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निवैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? ए अरस्तु, बी क्रोचे, सी एलियट, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निवैयक्तिकता का सिद्धांत जो है वह क्रोचे का है। सही आंसर हमारा है यहाँ पे क्रोचे। सही आंसर हमारा बी है क्रोचे। अगला है, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किससे माना है? किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी कालरिज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ए। सही आंसर ए अरस्तु है। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य का है? भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? ए भट्ट लोलट, बी अभिनव गुप्त, सी भट्ट नायक, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा भट्ट लोलट। सही आंसर हमारा ए है भट्ट लोलट।
अगला है हमारा, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण के में अभेद माना है? संस्कृत के किस आचार्य ने? यहाँ पे संस्कृत के कुछ आचार्यों के नाम दिए गए हैं और तो आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। ए कुंतक, बी क्षेमेंद्र, सी राजशेखर, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ए कुंतक। संस्कृत के किस आचार्य कुंतक के अनुसार विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुणों का अभेद माना गया है। अगला है हमारा, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना पर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये छायावाद, बी इतिहास और आलोचना, सी कविता के नए प्रतिमान, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा बी इतिहास और आलोचना। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी इतिहास और आलोचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रवर्तक के नाम है और संप्रदाय हैं। ए भरत मुनि फणिपत संप्रदाय, बी आनंदवर्धन वक्रोति संप्रदाय, सी कुंतक रीति संप्रदाय, डी वामन रस संप्रदाय। अब हम कूट देख लेते हैं। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। दूसरा कूट देते, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ये भी नहीं सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अब हमारे जानकारी के अनुसार जो है, भरत मुनि ध्वनि संप्रदाय के हैं, आनंदवर्धन वक्रोति संप्रदाय के हैं, कुंतक रीत संप्रदाय के हैं और वामन रस संप्रदाय के। जबकि कूट में ऐसे नंबर नहीं दिए गए हैं। हमारा सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इससे सुमेलित नहीं हो रहा है। अगला है, क्रोचे के अभिव्यंजना को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह ए श्याम सुंदर दास, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी गुलाब राय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सही आंसर, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण जो कहा है वह है नंद दुलारे वाजपेयी जी। हमारा सही आंसर होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति हैं? स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किसकी कृति हैं? ए कृष्णा सोबती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी उषा प्रियंवदा, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें की लेखिका जो है मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। यहाँ पे मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। सही आंसर हमारा है बी मैत्रेयी पुष्पा जी। दलित साहित्य, अगला है हमारा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं। ए डॉक्टर एएन सिंह, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी रविंद्र प्रभात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक जो हैं डॉक्टर एन सिंह हैं। हमारा सही आंसर है ए एन सिंह।
अगला है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं। आदिवासियों पे निर्धारित आदिवासी लेखक के आदिवासियों के संसार का नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए मैत्रेयी पुष्पा, बी रमणिका गुप्ता, सी भारती मीणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे आशा सुषमा किस्कू हैं। यहाँ पे ना ही मैत्रेयी है, ना ही रमणिका है और ना ही भारती मीणा है। इनका सही आशा है आशा सुषमा किस्कू। इसकी सही लेखिका जो है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आशा सुषमा किस्कू हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो भी नाम लेखिकाओं के हैं वो इसमें से सही नहीं है। सही नाम है आशा सुषमा किस्कू। तो सही आंसर हमारा होगा ई। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं ये रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी अयोध्या दास उपाध्याय और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? ए रश्मरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रश्मरथी पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर हमारा होगा ये रश्मरथी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? ये परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बिसल देव रासो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी पृथ्वीराज रासो। सही आंसर है हमारा बी पृथ्वीराज रासो। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियां किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? ए बौद्ध साहित्य, सी बी सूफी साहित्य, सी सिद्ध साहित्य या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा सिद्ध साहित्य। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञों की माने तो इससे पहले जो बासिया जो है वह सिद्ध साहित्य में मिलती थी। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो सही आंसर हमारा होगा ए महात्मा गांधी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे कृतियां हैं और उनके लेखकों के रचनाकार हैं। आकाल और उसके बाद, मुक्तिबोध, कलमी बाजरे की वाणी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश अज्ञेय जी या ब्रह्म राक्षस जो है ब्रह्म राक्षस नागार्जुन हैं। तो यहाँ पे कृति देखते हैं पहले। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ये भी नहीं है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला।
ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं होगा। सही सुमेलित है आकार और उसके बाद जो है उन्मुक्ति बोध का है। रचनाकार जो है उन्मुक्ति बोध है। कलगी बाजरे की भवानी प्रसाद मिश्र का है। गीत फरोज अज्ञे जी का है। और ब्रह्म राक्षस जो है नागार्जुन का है। तो सही आंसर हमारा ऐसा है। कूट में हमारा कोई आंसर सही नहीं है, तो हम लिखेंगे ई, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है। अगला है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है ना ही खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन में देखिए, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न बेलता है न खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस रचना से है? ए नक्सलवाड़ी, बी मोतीराम, सी अकाल दर्शन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा बी मोतीराम। सही आंसर हमारा है मोचीराम। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये कवि है कमलेश्वर जी के द्वारा कुछ कहानियां दी गई, इसमें से कौन सी कहानी उनकी नहीं है इसको देखना है। एक और जिंदगी, बी राजा निर्वसिया, सी मांस का दरिया, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमलेश्वर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी इसमें से राजा निर्वसिया नहीं है, तो सही आंसर होगा हमारा बी राजा निर्वसिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल दृश्यों की संख्या ये है, ए 40, बी 44, सी 45, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 45 है। सही आंसर होगा हमारा सी 45। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ए विनम्रता, बी भावुकता, सी उदारता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नाटक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है बी भावुकता। उसकी नाटक के नायक की प्रमुख विशेषता है भावुकता। अगला क्वेश्चन है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस नाटक की, किस उपन्यास की पात्र हैं? ए पुनर्वा, बी अनाम दास का पोथा, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्वा की उपन्यास की पात्र हैं। सही आंसर है हमारा पुनर्वा। गैग्रीन कहानी के लेखक हैं। गैग्रीन कहानी के लेखक हैं ए निर्मल वर्मा, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। गैग्रीन कहानी के लेखक हैं तो उसमें निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे ए ई कोई नहीं। गैग्रीन कहानी के लेखक इसमें से कोई नहीं है। सही आंसर होगा हमारा ई। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त प्राप्त कहानीकार में से कौन है? तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ये ए सुदर्शन, बी चंद्रधर गुलेरी, सी विशंभर दास शर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करना कहानीकार इसमें से कौन है? तो हमारा सही आंसर होगा ये सुदर्शन। सही आंसर हमारा है
सुदर्शन जी बहुत कम कहानियां लिख करके भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त किए हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास के सृष्टिकार हैं? ए अमृतलाल नागर, बी राही मासूम रजा, सी शिव प्रसाद सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास जी द्वारा पर आधारित है? ए बोध और समुद्र, बी खंजन नयन, सी अमृत और विष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अमृतलाल नागर द्वारा कोई भी कृति सूरदास जी पर आधारित नहीं है, तो सही आंसर होगा हमारा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है हमारा, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख और धन और ऐश्वर्य रूप और बल विद्या और बुद्धि ये विभूतियां चाहे संसार को कितना भी मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यहाँ पे गद्य है, इसमें जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है, धन और ऐश्वर्य रूप और बल विद्या और बुद्धि ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोदान जो प्रेमचंद जी का है उसके किस पात्र का है? ए मेहता, बी मालती, सी मिल मालिक हूँ, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई। तो हमारा सही आंसर होगा महतो। महतो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पे महतो सोरी। महतो सोरी नामक जो पात्र था उसी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र है? ए अजात शत्रु, बी धुर स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी जो है देवसेना जो है वह ध्रुव स्वामिनी, देवसेना जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र है। सही आंसर होगा हमारा बी ध्रुव स्वामिनी। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? ए दुष्यंत कुमार, बी विजय देव नारायण शाही, सी धूमिल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लघु मानव की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले कवि जो है वो है धूमिल। सही आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के स्थान बिंदु बने हैं? ए कुबेरनाथ, बी हजारिका द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन से लेखक निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु हैं? तो ये सही आंसर हमारा होगा ए कुबेर राय। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 5 तक रहेगा। इसमें एक से लेके 5 तक किस खंड में दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं? सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक ही भाषा ऐसा साधन है
जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने से में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों के पारस्परिक संबंध को स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने आदर्श, विचार, अपनी अपनी भावनाएं हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। हमारे आंसर भी इसी में से है, क्वेश्चन भी इसी में से है। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ए, राष्ट्रीयता और मनुष्य। बी, भाषा का महत्व। सी, अभिव्यक्ति का साधन। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा बी, भाषा का महत्व। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? ए, खोज करना। बी, वार्ता करना। सी, प्रकट करना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब अभिव्यक्ति का मतलब हो अपने मन के भावों को प्रकट करना। सही आंसर होगा हमारा सी, प्रकट करना। प्रकट शब्द का विलोम, प्रकट का विलोम शब्द है, प्रकट का विलोम शब्द है ए, गुप्त। बी, पारदर्शी। सी, सूक्ष्म। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकट का विलोम शब्द है हमारा गुप्त। प्रकट का विलोम शब्द होगा गुप्त। अगला है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए, तरंगिणी। बी, ला। सी, तटिनी। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है तरंगिनी भी है, इला भी, नदी को इला का भी इला नाम भी दिया गया, तटिनी भी इला नदी का नाम है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गद्यांश का आशय है, गद्यांश का आशय है भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। बी, राष्ट्रीयता भाषा का विकास, राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। सही आंसर होगा हमारा ए, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। अगला है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए, पतला। बी, चौगुना। सी, घना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषता, ये पतला होना गुणवाचक विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है ए, बराबर देखना। बी, कम दिखाई देना। सी, बारीकी से देखना। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा बारीकी से देखना, सबके साथ समानता करना और उसको बारीकी से देखना। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? ए, महाशय। बी, महोत्सव। सी, पितृण। या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है महाशय भी दीर्घ स्वर संधि है, महोत्सव भी दीर्घ स्वर संधि है और पितृण भी दीर्घ स्वर संधि है। तो सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मैंने रमेश को मारा था, क्या भूत वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ए, सामान्य भूतकाल। बी, पूर्ण भूतकाल। सी, संदिग्ध भूतकाल। या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, पूर्ण भूतकाल।
मारा था मैंने वो काल बीत चुका है, तो पूर्ण भूतकाल होगा। अगला है मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है ए कर्मवाच, बी कर्तुवाच, सी भाववाच या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कर्तुवाच। सही आंसर होगा बी कर्तुवाच। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगला है हमारा क्वेश्चन द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? ए प्रतिदिन, बी भूखा प्यासा, सी बेकाम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भूखा प्यासा जहां पे दोनों पद प्रधान हो तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। सही आंसर होगा हमारा भूखा प्यासा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी बतानी है। ए साम्राज्य, बी श्राप, सी पैतृक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी होगा पैतृक। क्वेश्चन नंबर सी शुद्ध वर्तनी है। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है शीघ्र विवाह होना, बी अड़चन दूर होना, सी तत्काल कार्य होना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी तत्काल कार्य होना। अगला क्वेश्चन है अनल अनिल श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ हैं। अनल अनिल यह श्रुति सम मतलब सुनने में समान है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ये शब्द क्या है? अग्नि वायु, बी हवा पानी, जल आकाश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अग्नि वायु। अग्नि वायु मतलब अग्नि और वायु है। सही आंसर हमारा होगा अग्नि वायु। अगला क्वेश्चन देखिए बाघ जाल का संधि विच्छेद। ए बाघ प्लस जाल, बी बाघ प्लस जाल, सी बाघ प्लस जाल। सही आंसर हमारा होगा ए बाघ प्लस जाल। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। ए मौन, बी सैफ, सी कुलीन। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। अप्रत्यय से युक्त शब्द जो है वो नहीं है। ए मौन, बी सैव, सी कुलीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा मौन। मौन जो है अप्रत्यय से युक्त नहीं है। अगला है अशुद्ध वाक्य। आज दिन सबसे अच्छा है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। डी सी इतने तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ अशुद्ध शब्द को ढूंढना है किसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आज का दिन सबसे अच्छा है, ये तो अच्छा लग रहा है, सही है। बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। तो काल का मतलब भी समय होता है। काल का मतलब भी समय होता है। तो यहाँ पे समय दो बार आ गया है। तो सही जो है अशुद्ध वर्तनी जो है हमारी मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। तो ये हमारा सही आंसर होगा बी मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। काल का प्रातः हुआ, प्रातः समय हो सकता था, चाहे प्रातः काल घूमने जा सकता, समय डालकर के उसने वर्तनी को शुद्ध कर दिया। अगला है अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति डालनी है। सही है ए का वर्षा जब कृषि सुखानी, बी ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, सी नक्कार खाने में तूती की आवाज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे
सही आंसर होगा अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आए तो लोगों ने कहा कि ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। अब मरीज की मृत्यु हो गई है तो अब डॉक्टर के आने से कोई फायदा नहीं होगा, तो सही आंसर होगा हमारा बी, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन के घर के निकट चौराहा है, तुम घट के आ सकते हो। सी, विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, या डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मोहन के घर के निकट चौराहा। द्विगु समास जहां संख्या, द्विगु समास जो है संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है द्विगु समास। तो यहाँ पे चौराहा जो है वह संख्या बता रहा है, 4 राहों का समूह। 4 राहों का जो समूह है उसको चौराहा बोलते हैं। यहाँ पे संख्या की गिनती हो रही है, 4 की गिनती हो गई, तो यहाँ पे सही आंसर होगा द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सही आंसर होगा ए, मोहन के घर के निकट चौराहा है। सही आंसर हमारा होगा ए। अगला है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए, मेरे हाथ खुजलाते हैं। बी, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। सी, लड़का अपने को सुधार रहा है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे हाथ खुजलाते हैं, ये भी कोई प्रेरणार्थक कार्य नहीं है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, ये हमारा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणार्थक पिता अपने पुत्र को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि पत्र लिखने के लिए। तो सही आंसर होगा पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। सही आंसर होगा हमारा बी। आज यहाँ हमारा 41 से लेके 120 का जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया है। तो जो पीछे के वीडियो हैं वो हमारे चौपाल एजुस वर्ड पे और यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो आप लोग को अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। हमारा पहली 1 से लेके 40 तक के जो है जीएस के होते हैं वो सब सॉल्व होकर के यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 120 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम कल लेके आएंगे नए क्वेश्चन। तो आप लोग तैयारी करिए और ध्यान से पढ़िए। हमारे जो सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी, तो आप लोग अपना तैयारी बेहद अच्छे तरीके से करिए, सब बहुत ही अच्छा होगा।